एक्चुअली गाइस आज की जो क्लास है, पहले सभी लोग जुड़ जाइए, फिर मैं डिस्कशन शुरू करूं। आज की क्लास बड़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पे, बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे, महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपकी जो समस्याएं हैं, आपके जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? और साथ ही साथ एक टॉपिक को भी आगे बढ़ाते रहेंगे बीच-बीच में, ताकि हम लोग कुछ नया भी यहाँ पे सीख सकें। तो दोनों चीज़ें साथ ही साथ चलेंगी। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था प्लांट ग्रोथ से रिलेटेड। आई होप, मुझे पूरी विश्वास है, पूरा आशा है कि आपको वो टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। आपने देखे, उसको लाइक भी किया। और बात ये है कि उस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। हिसाब से वो टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसी क्रम में जब मैंने उस टॉपिक को कंप्लीट किया था, तो मैंने बताया था आपको कि पौधों की वृद्धि को 3 फैक्टर, 3 कारक प्रभावित करते हैं। और वो 3 कारक जो होते हैं बच्चे, वो बाह्य कारक, आंतरिक कारक होते हैं। तो अगर हम बाह्य कारक अथवा आंतरिक कारक की बात करें, बच्चों आप तक साउंड तो पहुंच रही है ना? एक बार अगर साउंड अच्छे से आ रही हो तो यस बता दो। यहाँ पे मैं अपने ऑपरेटर सर से भी पूछ रहा हूँ कि देख लें एक बार साउंड और बाकी चीज़ें क्लियर जा रही हैं बच्चों तक। और अगर आप तक डायरेक्टली हम लोग जुड़े हुए हैं, तो आपको अगर दिक्कत हो रही है तो आप बता दो। क्लियर दिख रहा है ये सारा और आवाज़ भी अच्छे से आ रही है? ओके। तो मैं बता रहा था कि मैं डिस्कशन कर रहा था आपसे कि ऐसे कारक जो पौधों के बाहरी और आंतरिक सेक्शन पे, यानी कि ग्रोथ पे असर करते हैं, तो आज उसके आगे की बातचीत हम लोग करेंगे। तो अगर आपने प्लांट ग्रोथ वाली वीडियो न देखी हो मेरी, तो इसके पहले जो क्लास हुई थी 11 CHS की, आप एक बार जाके वहां पे जरूर देख लीजिएगा, या मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक आपको भिजवा दूं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ यानी कि पादप वृद्धि। पादप वृद्धि। अब पादप वृद्धि यानी कि जो मनोज पाल सर, एग्जाम कब होगा? बेटा एग्जाम की डेट अभी तो फाइनलाइज नहीं हुई है, क्योंकि अभी सभी लोग देख ही रहे हैं, हम सब देख ही रहे हैं आसपास की किस हिसाब से कोरोना और बाकी समस्याएं हमारे समाज में फैली हुई हैं। तो ऐसे में एजुकेशनल सेक्टर्स अभी तो फिलहाल बंद पड़े हुए हैं। यूनिवर्सिटी और CHS जो स्कूल है वो अपनी हिसाब से तैयारी कर रहा है, क्योंकि आप सब जानते हो कि 100-200 बच्चे होते नहीं एंट्रेंस में, बहुत सारे बच्चे होते हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में विद्यार्थी होते हैं। तो उस भीड़ में बीमारियां फैले ना, इसलिए भी एग्जाम टाला जा रहा है आपकी सुरक्षा के लिए। और देखा जाए तो ये आपके लिए फायदेमंद है भाई। अगर मान लो मई जून में हो गया होता तो तुम्हारे पास तो टाइम खत्म था। अभी तुम लोगों के पास टाइम है। आप चाहो तो एक नए सिरे से, मतलब मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर कोई बच्चा आज तक नहीं पढ़ा, अगर वो आज से अपना टाइम टेबल बना ले, अपना एक टाइम टेबल बना लो। क्योंकि एज अ डॉक्टर मैं आपको बता सकता हूं, कई लोग इस समय बड़े डिप्रेशन में चल रहे हैं। हॉस्पिटल में कई सारे ऐसे लोग आ रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो डिप्रेशन में चल रहे हैं, उनकी काउंसलिंग करनी पड़ रही है। तो आप ऐसा ना करो, आप बिल्कुल भी डिप्रेस ना हो। आपको क्या करना है, एग्जाम का डेट कुछ भी हो, लेकिन ये तो फिक्स है ना कि एग्जाम तो होगा भाई। एक्स कोई भी डेट है, XYZ, लेकिन एग्जाम तो होना है। और ये एग्जाम क्वालिफाई कब होगा? ये एग्जाम क्वालिफाई कब करेंगे हम? ये एग्जाम क्वालिफाई हम तब करेंगे जब हमारा प्रिपरेशन होगा, है ना? तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। डेट देना जिम्मेदारी किसकी है? यूनिवर्सिटी की है। और ये तो वो होगा ही होगा। देखो अभी हो सकता है जून खत्म हो रहा है, हो सकता है जुलाई में कुछ नई स्ट्रेटजी बनाई जाए, अलग अलग सेक्शन में एग्जाम कराया जाए। और ये तो पक्का है कि जब भी होगा तो 15 अगस्त के पहले हो ही जाएगा, अगर कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं आई तो। तुम्हारे पास गिन चुन के अभी 30-35 दिन हैं।
तुम सब अभी भी चाहो तो एक अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। मैं उन बच्चों को बता रहा हूं जो अब तक सिंसियर नहीं थे, जिनके अंदर डर बैठा हुआ है, जो इन चीजों को लेकर परेशान है, जो हतोत्साहित है, जो घबरा रहे हैं, जिनके दिमाग में टेंशन पड़ा हुआ है कि मैं क्या करूं, मेरा एग्जाम होगा कि नहीं होगा, मेरी तैयारी हुई थी, हम सब भूल जाएंगे। सबसे बड़ा टेंशन ये होता है कि एग्जाम अगर टाइम पे नहीं होता ना तो दिमाग में ये आता है कहीं हम भूल ना जाए। ऐसा होता है, कई पेशेंट्स आते हैं हम लोगों के। तो आपको ये सब नहीं सोचना है, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये आपका काम नहीं है। ये डेट यूनिवर्सिटी कुछ भी देगी, हमारा काम है उस दिन जाके एग्जाम देना और क्वालिफाई करना, ठीक है। और क्वालिफाई कब करोगे तुम, जब तुम ज्यादा से ज्यादा नंबर लाओगे। ज्यादा से ज्यादा नंबर कब लाओगे बच्चे, क्योंकि टाइम तो एक्स्ट्रा मिल गया आप सबको। तो आपको क्या करना है, अपना एक टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि टाइम टेबल आपको क्या देगा, प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन आपको क्या देगा, एग्जाम में क्वालिफाई कराएगा। तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन प्रिपरेशन। सो द थिंग इज दैट हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। बच्चों आप सब कैसे पढ़ेंगे, जरा मुझे आप लोग कमेंट में बताइए कि कितनी देर पढ़ रहे हैं आप लोग। अगर कोई 4 घंटे पढ़ रहा है तो 4 लिख दे, 6 घंटे पढ़ रहा है तो 6 लिख दे, 10 घंटे पढ़ रहा है तो 10 लिख दे, और 0 घंटे पढ़ रहा है तो 0 लिख दे। देखिए जरा कितनी घंटे पढ़ रहे हैं आप लोग, उस हिसाब से मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि कितना देर क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। क्योंकि आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत जरूरी चीज है। जब तक मार्गदर्शन सही नहीं होगा आप कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना। तो एज ए योर बायोलॉजी मेंटर मैं आपको बायोलॉजी के लिए अच्छे से बता दूं। जल्दी से बता दो कौन कितनी देर पढ़ रहा है। अच्छा, सो मेनी स्टूडेंट्स आर हियर। सो अनित ने कहा कि सर 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, और भोला तिवारी टोला ने, कोई बच्चा है ये बोल रहा है कि 5 से 6 घंटे। मनोज 4 घंटे पढ़ रहे हैं, और करण संगम 4.5 घंटे पढ़ रहे हैं। वाह भाई। देखो बच्चे अगर ये सही है, अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, 4.5 घंटे पढ़ रहे हो, तो पर्याप्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मेरा जो मानना है, मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रेटजी बता दूं, क्योंकि अगर आपके पास तरीका नहीं है तो सब मेहनत बेकार है। तो अगर हम बहुत ज्यादा, देखो टाइम और क्वालिटी दोनों में डिफरेंस है। मेरी मेरी चीज दिखाई दे रही है यहाँ पे ना सर। टाइम और क्वालिटी में डिफरेंस है। टाइम तुम्हें क्या देता है बेटा, क्वांटिटी देता है, और अच्छी पढ़ाई क्या देता है, जो टाइम टेबल है वो तुम्हें क्या देता है, क्वालिटी देता है। टाइम टेबल तुम्हें क्या देगा, क्वालिटी देगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, आप ध्यान से समझ लो। अब हम सब कंपटीशन लेवल पे आ गए, और कंपटीशन में टाइम मैटर नहीं करता। हम 20 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन स्टडी का ज्ञान का जो स्तर है वो अच्छा ना हो, तो हमारा 20 घंटा बेकार है। और हम 2 घंटे भी पढ़ रहे हो तो हमारा 2 घंटा भी बहुत है, अगर हम क्वालिटी पढ़ रहे हैं तो। मेरी बात समझ रहे हो। तो तुम्हें बिल्कुल भी टाइम पे ध्यान नहीं देना है। तुम्हारा टाइम टेबल टाइम वाला नहीं होना चाहिए कि हम 2 घंटे फिजिक्स पढ़ेंगे, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 2 घंटे बायोलॉजी पढ़ेंगे ना। सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए, सेल्फ असेसमेंट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। ये यही स्ट्रेटजी तुम्हें हमेशा काम आएगी, मतलब सीएचएस के लिए भी, आगे बीएससी दोगे तो के लिए भी, अगर नीट बैठोगे तो। क्योंकि बायो के स्टूडेंट्स का फ्यूचर यही होता है। विदाउट कंपटीशन कोई फ्यूचर नहीं है। कंपटीशन तो देना ही है अगर तुमने बायो स्ट्रीम चुनी है तो। और बायो के लोग बड़े मेहनती होते हैं, धैर्य, सब्र, मेहनत, है ना। तो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी युक्त पढ़ना है। तो तुम्हारा टाइम टेबल ऐसा हो कि तुम अपनी क्वालिटी मेंटेन करो। क्या करो, अब मैं सीधे वो बता देता हूं, ठीक है। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, नो बात। आप 20 घंटे भी पढ़ सकते हो, 2 घंटे भी पढ़ सकते हो। तो 2 काम करो। सबसे पहले मैं थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूं। आपका जो टाइम टेबल हो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड हो। सबसे पहले इस टाइम टेबल में डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है। डिसिप्लिन का मतलब जो चीज है वो करना है। फिर
तो सबसे पहले डिसिप्लिन होना चाहिए टाइम टेबल में, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? सभी लोग इंटरेस्टेड हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज में ना? ठीक है। हाँ, मैं अभी बताता हूँ कि इतने कितने घंटे। देखो बेटा, सब्जेक्ट घंटे के हिसाब से डिवाइड नहीं होता। जैसे मान लो कि मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा है, सपोज कर लो, और केमिस्ट्री अच्छा नहीं है, और मैं फिजिक्स भी 2 घंटे पढ़ता हूँ, केमिस्ट्री भी 2 घंटे पढ़ता हूँ, क्या फायदा होगा? तो एक ही टाइम टेबल सबके लिए नहीं हो सकता, सबका अलग अलग सिस्टम है। तो तुम्हें सबसे पहले डिसिप्लिन फॉलो करना है अपना, यानी जो बनाओ वो फॉलो करो। दूसरे नंबर पे आपके एग्जाम का सिलेबस क्या है, आपके एग्जाम में क्या क्या आएगा, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी आएगा। तो आपको क्या करना है कि आपके पास अगर मंडे से लेके सैटरडे तक का सिस्टम है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है? मैं आपको डिसिप्लिन स्ट्रक्चर बता रहा हूं, आपको कितने घंटे क्या पढ़ना है वो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है। वैसे आपको अगर फिजिक्स ज्यादा आता है तो आप फिजिक्स का टाइमिंग कम कर दो, केमिस्ट्री की टाइमिंग बढ़ा दो। तो मंडे को कितनी देर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना है वो आपका काम है। आपको करना क्या है वो मैं बता रहा हूं। आप मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे 3 दिन की अपनी स्टडी रखो। थर्सडे का जो सिस्टम हो वो आपके लिए टेस्ट का डेट होना चाहिए। इस दिन कोई पढ़ाई नहीं हो, जो लाइव क्लासेस चल रही है वो अटेंड करो, उसमें दिक्कत नहीं है। सेल्फ स्टडी की बात मैं कर रहा हूं। इस दिन आपको टेस्ट देना है, टेस्ट। फिर फ्राइडे पढ़नी है, सैटरडे पढ़ना है, संडे को फिर आपको टेस्ट देना है। ये 2 दिन आपके टेस्ट के लिए हो गया। इस 2 दिन में आपको टेस्ट देना है। और कितने टेस्ट देने हैं? एक टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि इस दिन केवल टेस्ट होना है। तो आपको अपने टेस्ट के 3 पार्ट बनाने हैं। सुबह हम नहीं कह रहे आप 4 बजे उठो, कोई जरूरत नहीं है, ये सब पुराना सिस्टम है, सब कहने की बातें हैं। तुम्हें जब उठना है, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे। कई बच्चे ऐसे हैं जो ठीक 4 बजे उठते हैं। मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो बताते हैं कि सर मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। अच्छी बात है, सबका सिस्टम अलग है। तो अगर आप मान लो कि आप 9 बजे उठ रहे हो, 8 बजे उठ रहे हो, भाई इतनी देर से तो कोई नहीं उठता होगा। आपका पहला टेस्ट, जो मान लो कि वेडनेसडे के बाद थर्सडे को टेस्ट है, तो पहला टेस्ट होना चाहिए 9 बजे सुबह। 9 से 11 मान लो हो गया, हम ऐसे लिख देते हैं 9 से 11 पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट आपका होना चाहिए 11 बजे, आपने रेस्ट ले लिया, आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद, जैसा सिस्टम हो। मान लो कि 1 घंटे बाद है तो 12 से 2। और तीसरा टेस्ट कब होना चाहिए? तीसरा टेस्ट तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो 1 घंटे गैप करके, आधे घंटे गैप करके, 2 घंटे गैप करके तीसरा टेस्ट दे लो। मान लो 5 बजे से 7 बजे तक, जैसे भी देना हो। लेकिन 3 टेस्ट तुम अटेंड करो, यानी हफ्ते में तुम्हारे 6 टेस्ट हो गए। तो महीने में कितने टेस्ट हो गए? 24 टेस्ट। यानी तुमने खुद से अपने आप को सेल्फ असेस्ट कर लिया, सेल्फ असेसमेंट कर लिया, अपना आत्म परीक्षण कर लिया इस टेस्ट के माध्यम से। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर इस पहले टेस्ट में मेरा नंबर 90 आया है तो दूसरे टेस्ट में 91 तो आए। ये अपने से ध्यान देना है, बाकी जो आए वो तो। तीसरे टेस्ट में 92 आए, ऐसा होना चाहिए। और अगले हफ्ते के टेस्ट में, अगले दिन के टेस्ट में थोड़ा और अच्छा है। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि केवल पढ़ते जाने से कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि पढ़ते जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि हम भूल रहे हैं, हम भूल रहे हैं। तो तुम जब टेस्ट दोगे ना तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा। तुम ये करके देखना, तुम एक दिन करके देख लो, एक ही टेस्ट देके देख लो, मत 2-3 टेस्ट। तुम्हें देखोगे बेटा कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। ये मैं नीट वाली जो स्ट्रेटजी यूज करते थे वो बता रहा हूं। दैट इज द थिंग। और जब इस तरीके से पढ़ेंगे तो सबसे बड़ी चीज होती है कॉन्फिडेंस। जब बच्चों का कॉन्फिडेंस अच्छा होता है ना, चीजें याद रहती है। यही तो है एग्जाम। ऐसा थोड़ी ना कि जिसका नहीं होता उसको नहीं आता, उसको आता है। उस समय पे वो बता पाया कि नहीं। ये चीजें तुम्हें बहुत सी चीजें बताएंगी। पहला तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, चीजें याद रखने का गुण आ जाएगा, पेपर कैसे देते हैं वो आ जाएगा, उस समय की स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं वो सीख लोगे।
बबल्स कैसे भरना होता है, क्या गलतियां हो सकती हैं वो सीख लोगे। अरे तुम तो एकदम ट्रेंड होके जाओगे भाई, कौन तुम्हें पीछे हटा पाएगा। ये है। और एक बार अगर अच्छी क्वालिटी का स्कूल मिल गया सीएचएस जैसा, तो फिर तो पूछना ही नहीं है, फिर तो इसी को, जिस चीज से सिलेक्शन हुआ है उसी को पूरी जिंदगी फॉलो करो। फिर क्या 12th, क्या बोर्ड, क्या नीट, सब ईच एंड एवरीथिंग। ठीक, समझ आ गया। पहले इतना कर लो, अभी बहुत सी बातें हैं बताने के लिए, धीरे धीरे सब बताऊंगा। पहले इतना कर लो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अगर आप इतना कर रहे हो तो फिर आप मुझे बताओ। ग्रुप में तो ही हैं आप 11 सीएचएस वाले, उसमें मैं भी हूं, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो उसमें। ठीक, गूगल मीट भी है, वहां पे भी अटैचमेंट कर दिया गया है। देखिए जरा कमेंट क्या है आपके। ओके, मनोज पांडे, प्रणाम सर। गुड आफ्टरनून बेटा, तुम्हें भी गुड आफ्टरनून। आस्था सिंह, अभी 2 आस्था आ रही है, ये कौन सी वाली आस्था, आप कैसे पता चलेगा। आस्था आप वही हो जो एकेडमिक वाले सेशन में आते हो। मनीष, अनिल, पास होना है। हाँ बेटा बिल्कुल पास होना है, सबको पास होना है। आस्था, प्लांट ग्रोथ, हाँ बेटा अभी प्लांट ग्रोथ में पढ़ा रहा हूँ और उसी में आगे बढ़ूंगा। 11 सीएचएस के लिए पढ़ा रहा हूँ। वाटर मैनेजमेंट, हाँ ये मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने चीजें बताई हैं कि 2 घंटे फिजिक्स पढ़ना है, 3 घंटे, वो हमारी बात है। हम मंडे को 2 घंटे फिजिक्स पढ़ें, 10 घंटे फिजिक्स पढ़ें, 10-20 घंटे केमिस्ट्री पढ़ें, लेकिन हम पढ़ेंगे कितने दिन और टेस्ट कितने दिन देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन एक टेस्ट नहीं होगा कि दिन भर घूम लें और शाम को बैठ के 2 घंटे का टेस्ट दे दें। और कोई गेस्ट आ गया, चूंकि अभी कोरोना चल रहा है तो घर परिवार वाले साथ ही में है, तो हंसी मजाक होने लगा, टीवी देखने लगे, तो टेस्ट खत्म, ऐसा नहीं। डिसिप्लिन, द फर्स्ट थिंग ऑफ टाइम टेबल इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रखना है बस। अगर हमारा टेस्ट है तो हमें 3 टेस्ट किसी भी हालत में देना है। जानते हो टेस्ट के टाइम पे कई लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, उल्टी आने लगती है, चक्कर आने लगता है, और क्यों होता है? अगर एज अ डॉक्टर मैं बताऊं तो ये स्ट्रेस की वजह से होता है। हमारा दिमाग उसके लिए तैयार नहीं है, जिसको कहते हैं मेंटली प्रिपेयर होना। ये एक तरह का सिस्टम है, ये भी एक तरह का योग है, प्राणायाम है, एजुकेशनल योगा, विच कैन मेंटेन योर हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, हम लोग जब जाते थे एग्जाम, कई बच्चे बेहोश हो जाते थे, एम्बुलेंस में जा रहे हैं, उनका एग्जाम भी खराब हो गया, स्पॉइल हो गया। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारे बच्चे इसको फॉलो करेंगे। 3 की जगह 2 ही टेस्ट दे दो, पहले 1 दे दो। ठीक, और अगर इसमें मजा आ जाए तो मुझे ग्रुप में बताना, फिर मैं और भी चीजें बताऊंगा। एक ही दिन में सब बता दूंगा, फिर तुम्हें लगेगा कि क्या है। वो स्टोरी थी ना, एक मुर्गी थी, रोज एक सोने का अंडा देती थी, तो बुढ़िया ने सोचा कि रोज एक अंडा मिल रहा है, मुर्गी को फाड़ के सारा ही अंडा निकाल लें। अच्छा, अच्छा आस्था पीएससी स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून मुन्ना, अनिल, सोनी पाठक, आस्था सराय बीएससी। अच्छा आस्था बीएससी के स्टूडेंट हो, यानी आप 12th पास आउट हो। रोशनी, काजल जायसवाल, बेटा अभी तो नेट सही चल रहा है हम लोगों की तरफ, तो ठीक है, हो सकता है आपके साइड पे कुछ नेट का प्रॉब्लम हो। तो चलो गाइस, बहुत हो गई ये सब चीजें, टाइम टेबल। आई होप कि आपने नोट किया होगा, और अगर नहीं नोट किया है तो प्लीज कर लीजिए, आप ही का फायदा होगा। हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में ये डिस्कस किया था बच्चे कि प्लांट ग्रोथ जो है वो क्या है, और इस पे कौन कौन से फैक्टर असर करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि प्लांट ग्रोथ पे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर असर करते हैं, जिसको हमने कहा था बाह्य कारक। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगा, जो जिस बोर्ड का है अपने हिसाब से उसको ऑब्जर्व कर ले। एक्सटर्नल दिख रहा है अच्छे से। दूसरा मैंने बताया था आंतरिक कारक, इंटरनल, यही लिख, आंतरिक, यानी कि इंटरनल फैक्टर। फिर मैंने आपको बताया कि जो इंटरनल फैक्टर है वो 2 तरीके के हैं। एक होता है केमिकल, इतनी इंग्लिश सबको आती है, हिंदी इंग्लिश सारे बच्चों को। और दूसरी होती है जेनेटिक, रासायनिक कारक और जेनेटिक कारक।
तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्लांट ग्रोथ को ये 3 कारक प्रभावित करते हैं। एक्सटर्नल यानी बाह्य कारक, हवा, पानी, बरसात, याद है ना, बताया था, इसी पे तो कंप्लीट किया था। केमिकल फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर वही मेंडल वाला कहानी, बड़ा पौधा छोटा पौधा, तो भाई अगर छोटा ही पौधा, उसका जीन राशि ही छोटा है, तो उससे बड़े पौधे कहां से बनेंगे? तो प्लांट ग्रोथ तो प्रभावित हो गया ना। झुर्रीदार रिंकल्ड सीड अगर हैं तो उससे रिंकल्ड सीड ही बनेंगे, राउंड नहीं आ सकता। लाल फूल है तो लाल ही बनेगा, तो जेनेटिक फैक्टर। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द केमिकल फैक्टर। 11 CHS में केमिकल फैक्टर से क्या पूछता है? ठीक, चलो देख लो कमेंट एक बार आपका। अनिल राज सरवल्ली एडमिन है व्हाट्सएप। ठीक है अनिल, मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे ना, एक बार ग्रुप मैसेज फिर से करा देता हूँ। आस्था सर, मैं आपकी तीनों क्लास अटेंड करती हूँ, 11 12 BSc। अच्छा, वेरी गुड। वो भाई मनोज सर, इट इज चैनल का भी प्लेलिस्ट। हाँ मनोज, इसमें भी प्लेलिस्ट बना देते हैं, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं हो ना, इसमें भी बना देते हैं। अच्छा आइडिया। सर जो टेस्ट होगा हम तो खुद से क्यों बनाकर कर लेंगे। हाँ काजल, आप भी कर सकते हो, और मैं भी कोशिश करूंगा बच्चा कि आपको इस तरीके से स्मार्ट बोर्ड पे कुछ Q&A आपको करा दें। ठीक, बिल्कुल परेशान नहीं हो, हम लोग कराएंगे, हम कराएंगे बायो से। इसके बाद फैक्टर, तो भाई पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले केमिकल फैक्टर कौन से हैं? तो देखो बच्चे, पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले जो केमिकल फैक्टर हैं, अगर हम उसकी बात करें तो उसे हम कहते हैं पादप हार्मोन। पादप हार्मोन यानी कि प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि पादप हार्मोन यानी कि इसको हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन, क्या बोलेंगे? फाइटो हार्मोन, ठीक। तो अब देखो इसमें पूछता है कि जो पादप हार्मोन है कौन कौन से मुख्य हार्मोन है। देखो जब प्लांट हार्मोन की बात करेंगे, अभी तुम लोग चूंकि 10th में हो और 11th में जा रहे हो, तो मैं वही बता रहा हूं जो आपके 11 CHS में पूछा जाता है। बाकी जब आप 11 में आओगे तो पूरी एक चैप्टर इस पे बेस्ड है, और इसीलिए CHS वाले पूछते हैं क्योंकि 11 में आपको पढ़ना है, तो वहां पे बहुत सी और भी बातचीत होगी। अभी टू द पॉइंट बात होगी कि 11th में क्या पूछता है, ठीक है। तो 11th में पादप हार्मोन में सबसे पहली बात कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, तो देखो बेटा मोर देन हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। तो पहला हार्मोन कौन सा है भाई? मेन मेन 4-5 हार्मोन आपको जानना है। एक होता है ऑक्सीन, अभी मैं इंग्लिश लिख दूंगा, पहले हिंदी लिख दूं। जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ABA। अभी सबके बारे में अलग अलग बात होगी, तो ABA के बारे में भी बात होगी, कुछ मैं यहां लिख देता हूं। इथाइलिन और ट्राउमेटिन और फ्लोरीजेंस। जरा ध्यान से देखना, ये 2 हार्मोन तुमने नहीं पढ़े होंगे क्योंकि 10th में था नहीं ये, ठीक है, बट मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि कभी कभी पूछ देता है, तो तुम्हें ये जानना चाहिए। तो जो चीज पूछी जाएगी वो तो भाई मैं तो बताऊंगा ही, ठीक। तो ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ABA मतलब एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, ट्राउमेटिन और फ्लोरीजेंस। तो बेटा ये सारे हार्मोन्स हैं।
अब जैसे मान लो कि ऑक्सीन है, ऑक्सीन, तो ऑक्सीन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑक्सीन। ये जिब्रेलिन है। फिर साइटोकाइनिन है, ABA है, एब्सिसिक एसिड, ठीक, एब्सिसिक एसिड। इथाइलिन है और ट्राउमेटिन दिख रहा है ना यहाँ पे। चलो अभी अलग से लिखूंगा मैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे भी देख लेना तुम लोग। और फ्लोरीजेंस। तो ओवरऑल ये हॉर्मोन्स हैं, इथाइलिन, ट्राउमेटिन, फ्लोरीजेंस, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। ये सारे के सारे हॉर्मोन्स प्लांट के हैं। इनको सभी बच्चे जो भी 11th के हैं अच्छे से नोट कर लें, तो मैं फिर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इनके बारे में आपको बताता जाऊं। तो पहला टॉपिक है ऑक्सीन। ठीक, देखो ऑक्सीन के बारे में 2-3 बातें याद रखना, सभी बच्चे नोट कर लेना। फर्स्ट, प्लांट हार्मोन, हिंदी में प्रथम पादप हार्मोन, लिखते जाना मेरे साथ। ये पौधों के बारे में पता चला हुआ पहला, सबने नोट किया, फर्स्ट प्लांट हार्मोन, ये पौधों का प्रथम प्लांट हार्मोन है, खोजा गया। अब देखो ऑक्सीन के बारे में कहा जाता है कि ऑक्सीन जो होता है ये पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ऑक्सीन करता क्या है, प्लांट की लंबाई में वृद्धि करता है, यानी कि जड़ और तने की जो लंबाई होती है वो इसमें वृद्धि होती है। जैसे मान लो कि ये तना है और ये जड़ है, देखो ध्यान से समझना, ये तना है यानी कि स्टेम है, और ये जड़ है यानी कि रूट है। तो ऐसा माना जाता है कि ये इसका जो ऊपरी हिस्सा है जड़ और तने का, शीर्ष, मतलब ये वाला पोर्शन जो ऊपर का एपिकल पार्ट कहते हैं, इसको शीर्ष कहते हैं, ये जड़ का शीर्ष है। तो इस हिस्से में ऑक्सीन बहुत ज्यादा पाया जाता है, और इस ऑक्सीन की वजह से जो जड़ और तने की लंबाई है वो तेजी से बढ़ती है। और यही रीजन है कि तुम अगर ऊपर के सेक्शन को काट दो, जैसे कई बार VHS में पूछा कि किसी पौधे के ऊपर के शीर्ष को हमने काट दिया तो कौन से हार्मोन का प्रभाव कम हो गया, ऑप्शन दे देगा ऑक्सीन, जिब्रेलिन, ये वो, तो उसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑक्सीन। क्यों? क्योंकि पौधे के तने के और जड़ के शीर्ष में पाया जाता है, इसलिए अगर शीर्ष वाला भाग काट दिया जाए, तोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो ऑक्सीन का प्रभाव खत्म हो जाएगा और पौधों का जो ग्रोथ है ना वो नहीं हो पाएगा, जिस वजह से इस तरह की दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात, फलों, तना, जड़, पत्ती की वृद्धि यानी कि ग्रोथ, रूट, स्टेम, लीफ, इन सब का ग्रोथ करता है। तो देखा जाए तो प्लांट के ग्रोथ के लिए ऑक्सीन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जो फल को यानी कि फ्रूट्स को, स्टेम्स को, रूट्स को, लीफ को, इन सबको क्या कराता है, ग्रोथ कराता है। इन सबको क्या कराता है, ग्रोथ कराता है, वृद्धि कराता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि तना और जड़ के शीर्ष में कौन सा हार्मोन है, ध्यान रखना बेटा, नोट भी करते जाना मेरे साथ।
या वीडियो के बाद करते होगे तो वैसे कर लेना, लेकिन नोट जरूर कर लेना। बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, जो जो पूछा हुआ है पिछले सालों में। तो ये जड़ तना पत्ती वगैरह की जो क्षेत्रफल है, आकार है, उसको बड़ा कर देता है। कुछ और चीजें भी हैं जो इसमें पूछी जाती हैं। जैसे पूछा जाता है कि ऑक्सीन रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए भी महत्वपूर्ण है। रंध्र मतलब स्टोमेटा, स्टोमेटा, रंध्र के खुलने व बंद होने के लिए। तो ऑक्सीन का प्रभाव पौधों के रंध्र के खुलने और बंद होने पे भी पड़ता है। जैसे क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रंध्रों के खुलने और बंद होने पे सीधा प्रभाव डालता है, तो उत्तर क्या हुआ? ऑक्सीन। रंध्र तो पता है ना, पत्तियों में छोटे छोटे जो पोर होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं, उसकी बात। पौधों में वाटर ट्रांसपोर्टेशन, जल संवहन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी कराता है। जल संवहन की जो मात्रा है, जो स्पीड है, उसको बढ़ाने का काम करता है। देखा जाए तो सारे ही काम तो करा रहा है। भाई पौधों को क्या चाहिए? पौधे में कोई हार्ट, लिवर, किडनी तो है नहीं कि उनका फंक्शन देखना है। भाई पौधों को क्या चाहिए कि फल बड़ा हो जाए, जड़ तना पत्तियां अच्छे से रहें, मजबूत रहें, करा ही रहा है। पानी चाहिए, करा ही रहा है। स्टोमेटा समय पे खुले बंद हो, वो भी देख ले रहा है। देखा जाए तो ओवरऑल सारे काम ये देख लेता है। तो हम कह सकते हैं ना कि पौधों का बड़ा ही महत्वपूर्ण हार्मोन है। एक प्रश्न आया था सीएचएस में, पौधों का जैविक हार्मोन किसे कहते हैं? बायोलॉजिकल जैविक हार्मोन, बायोलॉजिकल हार्मोन ऑफ द प्लांट। पौधों का जैविक हार्मोन, बायोलॉजिकल हार्मोन ऑक्सीन को कहते हैं, याद रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न सीएचएस में पूछा हुआ है, प्राकृतिक, दिख रहा है यहां पे, पादप हार्मोन, नेचुरल प्लांट हार्मोन किसे कहते हैं? कौन है? ऑक्सीन। प्राकृतिक पादप हार्मोन, बायोलॉजिकल हार्मोन, प्रथम हार्मोन, सब ऑक्सीन, ऑक्सीन, ऑक्सीन। दैट इज द रीजन कि हम लोग यहाँ पे ऑक्सीन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो ऑक्सीन नेचुरल, प्राकृतिक रूप से पाया गया हार्मोन था, पहला हार्मोन था जो पौधों में देखा गया। फिर धीरे 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 बहुत सारा, बहुत सारा, बहुत सारा। ठीक, नोट कर लिया इतना? अगर नोट कर लिया है तो यस सर लिखो, फटाक 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 फटाक। बच्चे, तो ये तो ऑक्सीन से रिलेटेड बातचीत थी। अब जो बताने जा रहे हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि मैं कुछ कुछ दिन पे ही क्लासेस होती हैं, तो मैं अपनी क्लासेस में आपके लिए वही लेके आता हूं जो आपको फायदा दे जाए, जिससे आपका क्वेश्चन हो जाए। तो अगला जो टॉपिक है उससे काफी क्वेश्चन है, ये हर लाइन प्रश्न का उत्तर था जो मैंने यहाँ कराया है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रश्नों का उत्तर आपके बोर्ड के सामने है। यानी आपने ये 10 चीज पढ़ लिया तो आपके 10 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं आगे, चलिए बात करते हैं आगे की कहानी की। अब आपसे प्रश्न आता है कि इनमें से कौन ऑक्सीन है? ध्यान दीजिए, ऑप्शन देगा, ऑप्शन देगा
क्या आप बता सकते हो इसमें से कौन ऑक्सीजन है? आप देखो आपके सामने लिखा है। ऐसे ऑप्शन दे देगा। मान लो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, कौन ऑक्सीजन है इसमें से? और क्या कोई ऐसा भी है जो इसमें ऑक्सीजन नहीं है? बहुत आता है ऐसा क्वेश्चन। बता दो बता दो बता दो फट से, जो भी बच्चे यहाँ पे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, बता दें। क्या इसमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो ऑक्सीजन नहीं है? अगर जानते हो बेटा तो बता दो, नहीं तो मैं बताता हूं। ठीक है, देखो इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ऑक्सीजन नहीं है। इस नाम का कोई ऑक्सीजन मार्केट में उपलब्ध नहीं है। मार्केट मतलब दुनिया। ए नाम का कोई ऑक्सीजन नहीं। बाकी 2,4-D आप देख रहे हो, ये भी है, IPA भी है, IBA भी है, IAA भी है, एक और है, वो भी मैं लिख देता हूँ इसको मिटा के। तो ये ऑक्सीजन नहीं है। तो ऐसा एक क्वेश्चन आता है हमेशा, 4 ऑप्शन देगा, उसमें आपसे पूछेगा कि कौन ऑक्सीजन है और कौन ऑक्सीजन नहीं है। तो ये ध्यान रखना है। ये बीटा बीटा है ये ना, बीटा NAA, 2,4-D, IPA, IBA, IAA, ये एग्जाम्पल्स हैं ऑक्सीजन के। आप नोट कर लो, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है। तो कभी भी पेपर में आ जाए कि इसमें से कौन ऑक्सीजन है, ये सारे ऑक्सीजन है। इनके अलावा कुछ और लिखा रहे तो तुम कह देना कि वो ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि तुमसे जब भी पूछा जाएगा ये, और मार्केट में जितना है मैंने सारा ही बता दिया है, कुछ छोड़ा ही नहीं है, सारा नोट कर लो। बीटा NAA, 2,4-D, IPA, IBA, IAA। ठीक है, अब अगला प्रश्न, अगला जो तरीका है प्रश्न का वो देखते हैं। अगला प्रश्न आता है फुल फॉर्म। आपके भी दिमाग में आ रहा था कि सर इसका फुल फॉर्म क्या होगा? मुझे पता है, क्योंकि जब पढ़ाते हैं कई बच्चे ऐसा पूछते हैं, सर इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो चलिए इसके फुल फॉर्म की तरफ चलते हैं। ठीक है, मनोज सर मीटिंग कोड बता दीजिए गूगल का। बेटा जैसे ही गूगल मीटिंग होगी व्हाट्सएप पे मैसेज जाएगा, लिंक भेज दूंगा, आप वहां पे देख लेना। ठीक है, वहां पे देख लोगे, पता चल जाएगा गूगल मीट कैसे करना है। इन सब चीजों के लिए परेशान नहीं हो। ठीक, आप बस अपनी पढ़ाई करो। हम लोगों का ये मानना है कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल बाधित नहीं होनी चाहिए। आप चाहे जैसे पढ़ो बच्चे, आप सब बच्चे, क्योंकि आप लोगों के टाइम पे इतनी ज्यादा इशू हो चुकी है कि कई बार हम लोगों को भी लगता है। लेकिन लेकिन कहते हैं ना, जो जितना मजबूत होता है उसकी परीक्षा उतनी ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं आप सब बहुत ज्यादा मजबूत स्टूडेंट हो, इसलिए आपकी परीक्षाएं भी ज्यादा हो रही हैं। हर चीज का एक पॉजिटिव मैनर भी है, निगेटिव मैनर भी। अब आप निगेटिव देखो कि अरे यार मेरे ही टाइम कोरोना हो गया, परीक्षाएं टल गई, सब भूल जाएंगे, ऐसे निगेटिव हो गए तो नहीं होगा, क्योंकि आज से 2 साल बाद दुनिया ऐसी थोड़ी ना रहती है ना, चीजें बदल जाती हैं। जो पिछले जुलाई अगस्त में था क्या वो इस साल है? नहीं है, अगले साल भी नहीं होगा। तुम्हें ये सोच के चलना है कि तुम उस लायक हो, इसलिए तुम्हें ऐसी परीक्षाएं दी जा रही है ना। तो तुम्हें क्या करना है, तुम सारे बच्चों को क्या करना है कि बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं आना है, अपना धैर्य नहीं खोना है। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि बायो के स्टूडेंट्स बहुत मेहनती होते हैं, क्योंकि डायग्राम बनाने में कितना पेशेंस रखना होता है। जब हम लोग कलर करते हैं उसको तो मन करता है जल्दी से खींच दें, पूरा भर जाए, लेकिन क्या करना होता है, धैर्य के साथ धीरे धीरे ड्रॉ करते हैं। तो वो हमें पेशेंस सिखाता है। डायग्राम में जो हम कलर भरते हैं वो हमें सिखाता है कि मल्टीपल चीजें हैं लाइफ में, कुछ अच्छा होगा कुछ खराब होगा, सबको देखते हुए आगे बढ़ना है ना। तो
आप सब तो ऑलरेडी बहुत मेहनती हो, इंटेलिजेंट हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब अच्छा करोगे, इसलिए मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं। तो अब हम लोग चलते हैं फुल फॉर्म की तरफ। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यस सर लिखो, ताकि मैं समझ जाऊं कि तुम लोग भी समझ रहे हो। गुड। मनोज पांडे, खुश कि मुझे टाइम मिल रहा है। हाँ बेटा, सबको टाइम मिल रहा है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, निगेटिव मत सोचो, जो मिल रहा है वो एक्स्ट्रा है। ठीक, जाने दो। अब देखो, इसमें फुल फॉर्म पूछेगा। फुल फॉर्म देखना बेटा, बीटा एन ए का फुल फॉर्म, ध्यान से सुनना। बीटा एन ए का फुल फॉर्म है बीटा नेप्थेलीन, इधर का मिटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा और तुम्हें बेटा याद करना पड़ेगा। बीटा नेप्थेलीन एसिटिक एसिड, बीटा नेप्थेलीन एसिटिक एसिड। इसी तरह से 2,4-D का है 2,4 डाइक्लोरो फेनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसका नाम थोड़ा बड़ा है ना, तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसका नाम अपने आप में क्वेश्चन है, ध्यान दो, थोड़ा सा रुक जाओ। 2,4-D अपने आप में कई क्वेश्चन लेके आता है। इसका पहला प्रश्न देखो, इसमें कहीं ए नहीं लगा है ना, तो लोगों को जल्दी याद ही नहीं रहता कि ये ऑक्सीन भी है। तो ये अपने आप में 4-5 क्वेश्चन लेके आता है। पहला, इनमें से कौन ऑक्सीन है, पूछ देता है 2,4-D। फिर इसका पूरा नाम अपने आप में प्रश्न है, आप देखो 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, याद करना पड़ेगा। मेरे साथ बोल लो, 2,4, यहां लिखा है 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। आंख बंद करके बोलो, 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। याद हो गया? 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, 5 उंगलियों पे याद है। 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है इससे, जो मैं कह रहा हूं वो होता है, इसलिए मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, इतने सालों का जो अनुभव है वो बता रहा हूं। पूछता है कि 2,4-D है क्या चीज, ध्यान देना। 2,4-D बच्चों, आप चूंकि खेत वेत देखे हो तो आपको पता होगा, खेत में बहुत सारे खरपतवार हो जाते हैं। खरपतवार समझते हो? वीड्स, इंग्लिश में। वीड्स मतलब जैसे हमने कहीं खेती वेती लगा दी तो आलतू फालतू पेड़ पौधे आ जाते हैं। जैसे तुम्हारा टिफिन है और तुमने जैसे ही खोला खाने के लिए, बस तुम्हारे आसपास के मित्र आ गए, सब टिफिन खा के खत्म, तुम्हें मिला कुछ नहीं। तो वहां तो तुम्हारे दोस्त खा लिए, चलो फिर भी ठीक है, मित्रता में चलता है। खेतों में पौधों के आसपास उसके पोषण को लेने के लिए आलतू फालतू पौधे हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं खरपतवार। तो खरपतवार को नष्ट करने के लिए खेतों में डालते हैं केमिकल, उसको बोलते हैं खरपतवार नाशी। खरपतवार नाशी, वीड क्लीनर इंग्लिश में। बेस्ट वीड क्लीनर है 2,4-D। देखो आंसर मिल गया, यही क्वेश्चन है कि 2,4-D एक ऑक्सीन भी है, पहला प्रश्न। दूसरा, 2,4-D का पूरा नाम। तीसरा, खरपतवार नाशी कौन, ये। और चौथा, वो कौन सा ऑक्सीन है जो वीड क्लीनिंग का काम करता है, दिस। समझ आ गया सबको? नोट कर लिए? कर लेना। गुड रोशनी, 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, याद हो गया बेटा? बहुत बढ़िया, वेरी साइड, वेरी गुड। काजल, लग रहा है बेटा आपके साइड नेटवर्क गड़बड़ चल रहा है ना, कई बार गड़बड़ हो गया। आप एक काम करो, और वो कर दो, पहले नेटवर्क ऑफ कर दो, फिर 2 सेकंड के बाद फिर ऑन करो और फिर से चैनल स्टार्ट कर लो तो ठीक हो जाएगा। रोशनी, सर अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ बेटा, मैं इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि सबको क्लियर हो जाए, सारे बच्चों को। ठीक, 2,4-D का लास्ट पॉइंट बेटा ये था कि वो कौन सा ऑक्सीन है जो वीट क्लीनिंग का काम करता है।
the auxin which works for weed cleaning and that option is 240. ठीक, आगे चलूं बच्चों, आगे चलूं? चलो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि तुम लोगों के सारे डाउट मैं क्लास में ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते ही क्लियर कर दूं ताकि कोई दिक्कत तुम लोगों को ना हो। ठीक है, फिर भी व्हाट्सएप ग्रुप है, आप हमसे वहां पे भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, गूगल मीट है, तमाम चीजें हैं और सब केवल आपके लिए। आईपीए, आईपीए का पूरा नाम है बेटा इंडोल, ध्यान देना, इंडोल, इंडोल पायरुविक, पायरुविक एसिड, इंडोल पायरुविक एसिड, याद कर लो मेरे साथ, इंडोल पायरुविक एसिड, इंडोल पायरुविक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट आईबीए, बी, इंडोल कुछ लोग इसको ब्यूटायरिक कहते हैं, कुछ बच्चे इसको ब्यूट्रिक कहते हैं। अब आप पूछोगे सर आप क्या बोलते हैं, है ना? तो मैं इसको ब्यूट्रिक बोलता हूं, ठीक है, क्योंकि सही ब्यूट्रिक होता है। बट कोई बात नहीं, जैसे आपको याद हो जाए यार, आपको एग्जाम देना है। तो इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। सो पायरुविक एसिड, इसको भी आर हम लोग साइलेंट रखते हैं, तो इसको हम लोग पायरुविक बोलते हैं, र उच्चारण नहीं करते। ऐसा है। तो इंडोल पायरुविक एसिड, बट वी शुड लिखना है ना सही सही, तो पायरुविक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड। ठीक, प्लस इसको मजे से बोलोगे ना तो और अच्छा लगेगा समझने में भी। तो 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सिएस्टिक एसिड। अच्छा तुम एक चीज और बताएं, एक मजेदार सी बात। अच्छा इतना कर लो फिर बताते हैं, बहुत मजेदार बात बताएंगे। सबको मजा आ रहा है पढ़ने में ना? गुड। सुमित पाठक, राम राम सर। राम राम बेटा, तुमको भी राम राम। वाह भाई। विष्णु, इंडोल पायरुविक एसिड, हाँ इंडोल पायरुविक एसिड। अब देखो मजे की बात आ गई, IAA, IAA, what about IAA? IAA means indole acetic acid। अब बच्चे जरा ध्यान देना, IAA का पूरा नाम है इंडोल एसिटिक एसिड। मैंने इसको अंडर बॉक्स क्यों किया है? क्योंकि इट वाज द फर्स्ट प्लांट हार्मोन, यही पहला प्लांट हार्मोन था, प्रथम प्लांट हार्मोन यही था। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कई बार ये एग्जाम में पूछ चुका है। IAA वाज द फर्स्ट प्लांट हार्मोन, ये पहला हार्मोन था, पहला प्लांट हार्मोन था, पहला प्लांट हार्मोन था जो सबसे पहले जिसके बारे में पता चला, सबसे पहले जिसके बारे में पता चला, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। तो CHS ने कई बार पूछा, अच्छा CHS में ही नहीं BSc में भी पूछ चुका है भाई कि पहला खोजा गया प्लांट हार्मोन कौन है। ऑप्शन था IAA, IBA वगैरह वगैरह। सही ऑप्शन क्या होगा? IAA, प्रथम खोजा गया पादप हार्मोन, फर्स्ट प्लांट हार्मोन, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। ओके गुड, मैं देख लूं कौन कौन से बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलूं, यहां तक समझ में आ गया? क्या सीखा? प्रथम खोजा गया प्लांट हार्मोन। एक और बात, प्राकृतिक रूप से पाया गया प्लांट हार्मोन कौन था? देखो प्रश्न कैसे घुमा रहा है पेपर में। प्राकृतिक रूप से पाया गया प्लांट हार्मोन भी IAA ही था। प्राकृतिक रूप से पाया गया प्लांट हार्मोन भी कौन था? IAA। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, नोट कर लीजिए अच्छे से। ओके आगे चलूं मैं। मुन्ना, मजेदार बात बताइए। चलो आ जाओ, मजेदार बात बताते हैं। वैसे तो मजेदार बात मैंने अभी एक बताई
कि इसको प्राकृतिक भी बोलते हैं, मजेदार मतलब ऐसा जो एग्जाम में भी काम आ जाए ना, तो इसको प्राकृतिक प्लांट हार्मोन भी बोलते हैं और प्राकृतिक रूप से पाया गया फर्स्ट प्लांट हार्मोन। मजेदार बात ये कि ये है तो प्लांट हार्मोन बट खोजा गया था इंसान में, इंसान के अंदर, इंसान के यूरिन से खोजा गया था, ये भी बात। अब कहोगे सर ये कैसे, तो ये तो 11th की क्लास में बताएंगे तुम्हें, अभी तो तुम लोग 10th में हो, तो 11th में जब पढ़ाएंगे ना चैप्टर, उस टाइम पे बताएंगे, क्योंकि बड़ा डिटेल में पढ़ाना है, बड़ी मजेदार बात है। चलो थोड़ा सा बता देते हैं। हुआ ये कि जब इंसानी यूरिन की जांच हुई, मूत्र की जब जांच हुई, यूरिन की जब टेस्ट हुई, तो उसमें एक अजीब सा केमिकल पाया गया, दैट वाज इंडोल एसिटिक एसिड। लोगों ने सोचा ये शरीर में बनता नहीं है तो ये आया कहाँ से भाई, भाई शरीर से रिमूव हो रहा है ना, तो पौधों को खाया, पौधों के अंदर ये ज्यादा था, तो पौधों का जो रेसिडुअल मैटर था, फालतू मैटर था, वो हम लोगों के शरीर में आया और वो उस इंसान के यूरिन से बाहर निकलने लगा। तो वहां से इसके बारे में बड़ी रिसर्च हुई, बड़ा चीजें देखी गई, तब जाके पता चला कि ये पौधों के अंदर इस तरीके से बनता है। तो बड़ी सारी बातें हैं, बायोलॉजी के पीछे भी बड़ी कहानी है, बड़ा हिस्ट्री है, किसी चीज की पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, जितना पढ़ें जितना जाने सब। अरे भैया यूरिन में मिला तो प्लांट में इसलिए कि प्लांट को खाया ना, इसलिए। ठीक, रोशनी समझ आ गया बेटा? प्लांट को खाया इसलिए। चला चले हम लोग मिटा दें इसको, चला जाए आगे। तो बीटा NAA का पूरा नाम क्या था? सामने रहते तो तुम लोग बोल के बताते, चलो अपने घर पे ही बोल दो मेरे साथ, बीटा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। बीटा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड 2,4-D का 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसको तो याद रखना है भाई। IPA का इंडोल पायरुविक एसिड, IBA का इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है, IAA का इंडोल एसिटिक एसिड। गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला प्लांट हार्मोन, अगला पॉइंट डाल दीजिए कॉपी पे, जिब्रेलिन। अब हम लोग बात करेंगे जिब्रेलिन के बारे में। बच्चे हेडिंग डाल दो। देखो बेटा, जिब्रेलिन के बारे में पेपर में 2-3 चीजें पूछी जाती हैं जो तुम्हें याद रखना है। हेलो, ध्यान दो। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन जो करता है, ये पौधों में सबसे पहले प्रसुप्ता अवस्था तोड़ता है। प्रसुप्ता अवस्था को बोलते हैं डोरमेंसी। अब आप पूछोगे कि सर क्या होता है, मैं भी बताऊंगा। डोरमेंसी ब्रेक। दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट, पौधों की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, वही लंबाई मतलब लेंथ, थिकनेस, है ना, को बढ़ाता है। तो ये तो बेसिक बात है। ये भी रंध्र के खुलने का नियंत्रण करता है। अभी सब समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, सब समझाऊंगा, ईच एंड एवरी वर्ड। रंध्र के खुलने का नियंत्रण करता है। पादप, फूल, फल, बीज की वृद्धि करता है। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। जिब्रेलिन
पहले सुन लो फिर लिखना। जिबरेलिन प्रसुप्ता अवस्था तोड़ता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन पहले आएगा कि सर ये प्रसुप्ता अवस्था है क्या और क्यों तोड़ता है, और अगर ये तोड़ता है तो प्रसुप्ता अवस्था लाता कौन है। कई क्वेश्चन आ गए ना दिमाग में। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रसुप्ता अवस्था होती क्या है। चलो सभी लोग देखो भाई, सुन लो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना। प्रसुप्ता अवस्था का मतलब है कि मान लो कोई पौधा है, उसने बीज बना दिया। बीज क्या है? पौधे का बच्चा, यही ना है। अब बच्चे के पास थोड़ा सा फूड है, थोड़ा सा भोजन है, थोड़ा ही सा भोजन होगा ना, छोटा सा सीड, उसका थोड़ा सा भोजन। कितने दिन का भोजन होगा उसके अंदर? चलो जल्दी से बताओ, गेस करके बताओ, सीड के अंदर पौधा कितने दिन का भोजन देता होगा। मान लो कि तुम्हें कहीं बाहर जाना है, तुम घर के बच्चे हो, तुम सीड हो घर के, और तुम्हें कहीं पिकनिक पे जाना है, बाहर जाना है, तुम कितना टिफिन लेके जाओगे? टिफिन ले जाओगे ना। मान लो मार्केट वार्केट में कुछ नहीं मिलना है तुमको, तो जंगल में पिकनिक है, टिफिन ले जाओगे खाने के लिए कुछ? कितने दिन का लेके जाओगे जरा बताओ तो, कितना टिफिन ले जाओगे जल्दी से बता दो। रोशनी तिवारी, पादप मतलब प्लांट बेटा। रोशनी, पादप मतलब प्लांट। कहाँ पादप लिखा हमने? पादप मतलब प्लांट। तो ये प्लांट के फ्लावर, फ्रूट्स और सीड को ग्रोथ कराता है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, वी विल टॉक अबाउट दैट, ओके। लेट अस फर्स्ट आंसर माय क्वेश्चन ना। आई एम आस्किंग अबाउट द अमाउंट ऑफ लंच, हाउ मच ब्रेकफास्ट और लंच विल यू टेक विद यू। किसने आंसर दिया? तो आपका पहला क्वेश्चन होगा कि सर कितने दिन के लिए पिकनिक पे जा रहे हैं, उस हिसाब से खाना ले जाएंगे। 5 दिन के लिए जाएंगे तो 5 दिन का ले जाएंगे, 10 दिन के लिए जाएंगे तो 10 दिन का ले जाएंगे, होगा ना ऐसा? आपको तो पता है कि आप पिकनिक पे कितने दिन के लिए जा रहे हो। क्या पौधे को पता है कि उसका बीज कितने दिन के बाद लगाया जाएगा? क्या आम को पता है क्या कि आम का फल है, 20 दिन के बाद कोई आदमी इसको खा के लगा देगा? ऐसा होता है? चने को पता है कि चने का बीज आज बन गया तो आज से ठीक 1 महीने बाद इसको बो दिया जाएगा, सीड कर दिया जाएगा, सोइंग कर दिया जाएगा ना? पौधे को नहीं पता है ऐसा। तो कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, कुछ तो सिस्टम करना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से सुनना। पौधे बीज को बनाने के बाद, सीड को बनाने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म स्लो कर देते हैं। सांस लेना, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ क्या कर देते हैं? स्लो। जिसकी वजह से सीड का जब रेस्पिरेशन धीमा हो जाता है तो एनर्जी कंजप्शन भी क्या हो जाएगा? कम। और जब वो एनर्जी कंजप्शन भी कम करेगा तो उसको खाना भी क्या चाहिए? कम। और इस अवस्था को हम बोलते हैं डोरमेंसी। एक तरह से पौधा बीज को सुला देता है ताकि वो सोता रहेगा तो अपने फूड को यूज नहीं कर पाएगा, ताकि जब कभी कोई उसको बीज को लगाए तो बीज को समय मिल जाए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी समय चाहिए वो समय मिल जाए ताकि वो बीज जिंदा रहे। अगर ये डोरमेंसी न लाया जाए तो सीड जागता रहेगा, वो अपना सारा फूड यूज कर लेगा और बाद में उसके पास खाने को कुछ नहीं बचेगा और सीड के अंदर जो इम्ब्रियो है वो मर जाएगा। तो इसलिए पौधे अपने सीड के अंदर इम्ब्रियो को डाल के, भोजन डाल के उसको सुला देते हैं। उसको बोलते हैं डोरमेंसी लाना, प्रसुप्ता अवस्था लाना। तो आपका प्रश्न कि सर लाता कौन है? लाता है ऑक्सीन। ये बात वहां बताए होते तो आप नहीं समझ पाते, इसलिए इस बात को मैंने यहां बताया ताकि आप अच्छे से समझ पाए। अब देखो दोनों क्लियर हो जाएगा ना। तो ऑक्सीन जो है वो प्रसुप्ता अवस्था लाता है, नोट कर लेना। ऑक्सीन की वजह से पौधों में प्रसुप्ता अवस्था आती है। क्लियर हो गया ना? प्रसुप्ता अवस्था एक लाइन का आंसर है, बीज को सुलाने की अवस्था। एक लाइन का आंसर, बीज को सुलाने की अवस्था, ताकि उसकी जो क्रियाविधि क्या हो जाए? धीमी हो जाए, भोजन का प्रयोग धीमा हो जाए, भोजन की जरूरत धीमी हो जाए। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीन। ठीक। तो प्रसुप्ता अवस्था कौन लाता है? ऑक्सीन लाता है। देखें क्या लिख रहे हैं बच्चे सारे। गुड। ठीक, रोशनी समझ में आ गया बेटा, मुन्ना को भी आ गया, सुमित को भी आ गया, गुड, सारे बच्चों को आ गया। तो ऑक्सीन प्रसुप्तावस्था लाता है। और
जब हम बीज पे पानी डालते हैं, आप बीज पे कभी तेल डाल के देखो, आप एक एक्सपेरिमेंट कर लेना बच्चे, एक कटोरी में ना तेल डाल के बीज डाल देना, देखना जर्मिनेट होता है। एक कटोरी में दूध डाल देना, ओरिजिनल दूध जिसमें पानी वानी ना मिला हो, साफ दूध, उसमें बीज डाल देना, देखना ग्रोथ होता है। और एक कटोरी में पानी डाल के बीज डाल देना, तीनों में से किसमें जर्मिनेट होगा? वाटर के साथ। यही तो कहानी है। तेल से नहीं हुआ, दूध से नहीं हुआ, आइसक्रीम से नहीं होगा, घी से नहीं होगा, किससे होगा? पानी से। यही तो केमिकल सिस्टम है। जैसे ही बीज के ऊपर हम पानी डालते हैं, जिब्रेलिन निकल जाता है और प्रसुप्तावस्था क्या करता है? तोड़ देता है। क्लियर? पहले बताओ कमेंट में, फिर आगे चलेंगे। मजा आ गया कहानी सुन के? तो ऑक्सीन प्रसुप्तावस्था लाता है, जिब्रेलिन बच्चे प्रसुप्तावस्था तोड़